हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 9.1 को कंटिन्यू करेंगे। इस एक्सरसाइज के जो प्रीवियस क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। 8th क्वेश्चन है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. So pedestal and statue, इसको आप इस तरह से समझो। So pedestal होता है हमारे पास, इस तरह से pedestal बना दिया जाता है, ठीक है। एंड फिर उसके ऊपर ना इस तरह से फिर स्टैचू को ऊपर प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। सो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को समझना है। तो अब इसकी डायग्राम बनाते हैं। सो इस तरह से हमने बना लिया पेडेस्टल, ठीक है। सो ये पेडेस्टल का टॉप हो गया। अब इसके ऊपर स्टैचू को प्लेस किया गया है, ठीक है। सो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना लो इसके ऊपर, ठीक है। अब ये हो गया स्टैचू का टॉप, एंड यहाँ पर क्या है, पेडेस्टल का टॉप हो गया, ठीक है। पेडेस्टल का टॉप हो गया, या आप इसको बोलो कि स्टैचू का फुट यहाँ पर है, टॉप ऊपर है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर, सो इस तरह से हम ग्राउंड लेवल बना लेंगे। सो ग्राउंड लेवल के ऊपर इस तरह से एक पॉइंट है, सो यहाँ पर आप पॉइंट ले लो। अब इस पॉइंट से उन्होंने बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। सो यहाँ से स्टैचू का जो टॉप है, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया गया है 60 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पर हमें गिवन है। फिर उन्होंने बोला है, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। सो इसी पॉइंट से पेडेस्टल का जो टॉप है, यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया गया है वो कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। सो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो आपने निकालनी है। सो ये हो गई हाइट ऑफ पेडेस्टल। स्टैचू की जो हाइट है 1.6 मीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हमें दी हुई है 1.6 मीटर, ठीक है। एंड ये जो नीचे की हाइट है वो हमने निकालनी है। तो पहले हम इनकी नेमिंग कर देते हैं। सो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, इस पॉइंट को ले लो डी, ठीक है। तो ए डी हमें 1.6 मीटर गिवन है, बी डी हमने निकालना है, ओके। सो अब देखो, दोनों ही ट्रायंगल्स हमें लेनी पड़ेंगी। पहले हम ले लेते हैं ये वाली ट्रायंगल, ये छोटे वाली ट्रायंगल ले लो आप, नीचे वाली बी डी सी, ये वाली ट्रायंगल ले लो, ठीक है। अब इसमें हम एंगल 45 डिग्री के एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो देखो इसके सामने जो है ये वाला एंगल के सामने हाइट, ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, एंड ये नीचे दिस इज बेस, ठीक है। एंड इसी तरह से अगर आप बाद में, वैसे तो बाद में भी मैं बता दूंगी, अभी भी बता ही देती हूँ, अगर आप बड़ी वाली ट्रायंगल लोगे, ये वाली ट्रायंगल ए बी सी, तो उसमें हम इस एंगल की बात कर रहे हैं ना, 60 डिग्री का एंगल। तो अगेन क्या होगा, ये जो सामने वाली साइड है ये पूरा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ओके। एंड नीचे बेस सेम रहेगा बी सी, क्योंकि एंगल 60 डिग्री का ये भी यहाँ पर बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल ये भी यहाँ पर बन रहा है, ओके। सो फिर से रिवाइज कर दूँ, जिस साइड के ऊपर आपका एंगल हो एंड 90 डिग्री का एंगल हो, वो साइड कौन सी होती है, बेस। जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड, अपोजिट साइड, दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है। सो पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी डी सी, जिसको मैंने अभी येलो कलर के साथ यहाँ पर मार्क किया है। अब इसमें क्या है, हमें यहाँ पर हाइट नहीं पता है, कोई बात नहीं, हमने इसको h ले लिया है, एंड नीचे जो बेस है तो बेस का हम यूज़ कर लेंगे, ओके। सो परपेंडिकुलर एंड बेस कौन सी रेशो में आता है, 10 में आता है। सो वी विल राइट 10 45 डिग्री, क्योंकि छोटी वाली ट्राइंगल के लिए ये वाला एंगल है ना 45 डिग्री का। 10 45 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी। 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। सो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, बी डी। सो बी डी अपॉन बेस क्या है, बी सी, ठीक है। सो 1 इज इक्वल टू बी डी को अभी हम h के साथ रिप्लेस कर देते हैं, बी सी हमें नहीं पता, तो अगर आपने इसको भी नेम देना है कोई तो आप दे सकते हो, इसको आप x ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं x। सो बी सी को हमने ले लिया x, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, h इज इक्वल टू x,
ठीक है जी। सो इस चीज़ का यूज़ हो जाएगा जब हम इस बड़ी वाली ट्राइंगल के लिए अपनी रेशो को लिखेंगे। सो अब हम लिख लेंगे, बड़ी वाली ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, फिर से हमने इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है, परपेंडिकुलर के ऊपर एंड बेस के ऊपर। तो tan वाली रेशो लग जाएगी हमारी tan। अब ये देखो बड़ी वाली ट्राइंगल का एंगल ये वाला था 60 डिग्री का। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन नीचे बी सी। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू, अब ए बी को आप कैसे लिखोगे, ए बी कैसे बन रहा है, ए डी प्लस बी डी करके। सो दिस इज 1.6 प्लस एच अपॉन नीचे बी सी को आपने x लिया है तो यहाँ पर आप लिख लो x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच। ठीक है जी। सो हमने निकालना क्या था, हमने निकालना था हाइट को। ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर ये जो x है ना, यहाँ पर x को हम रिप्लेस कर देंगे h के साथ। इसको आप चाहो तो इसकी नंबरिंग कर सकते हो। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे यूजिंग 1। सो 1 का यूज़ करके हम क्या करेंगे, ये जो x है x को हम रिप्लेस कर देंगे h के साथ। सो √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब देखो ये आपके पास इक्वेशन बन गई आपके पास, एंड यहाँ पर एक ही अननोन चीज़ है h। तो एक इक्वेशन से हम एक अननोन चीज़ तो निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, एंड वही हमने इस क्वेश्चन में निकालना है। ओके जी। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3h, इस h को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, इक्वल्स टू 1.6। अब यहाँ से h कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6 आ गया। ठीक है। सो h इक्वल्स टू 1.6 अपॉन, ये नीचे चला जाएगा, √3 माइनस 1। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि डिनोमिनेटर में हम कभी भी रूट वाली वैल्यू नहीं रखते, तो इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो उसके लिए √3 प्लस 1 के साथ ऊपर नीचे हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, रैशनलाइज हम ऐसे ही करते हैं ना। सो h इज इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा, अब ये क्या बना हमारे पास, a माइनस बी। इस तरह से ये बन गया a माइनस बी, एंड ये बन गया a प्लस बी। ठीक है। सो ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सो यहाँ पर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो h इज इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। सो h इज इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1 2। ओके, नाउ 1.6 एंड 2 ये आपस में कट हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 2 8 ज़ा 16। अब ये क्योंकि डेसिमल में है तो ये आ जाएगा 0.8। आप 1.6 को 2 से कट करके देख लेना, 0.8 आएगा। ओके, सो h इज इक्वल टू 0.8 इंटू ब्रैकेट में √3 प्लस 1 इतने मीटर्स। सो ये आ गया आपका आंसर। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0.8 को जब आप ब्रैकेट में जो है √3 प्लस 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कोई बहुत अच्छी वैल्यू तो आने नहीं वाली, इसको एज इट इज़ छोड़ दो। अगर आपको क्वेश्चन में दिया होता कि √3 की वैल्यू 1.73 या जो भी वैल्यू उन्होंने दी होती क्वेश्चन में कि उसको पुट करके अपना आंसर लिखो, तो फिर आप प्रॉपर फुली सॉल्व करके एंड में अपना आंसर लिखते। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन है, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. So यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो बिल्डिंग है, एक टावर है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं इस तरह से बिल्डिंग को ग्राउंड लेवल के साथ ज्वाइन कर देते हैं, दूसरी तरफ इस तरह से बना लेते हैं टावर। ठीक है, सो ये टावर हो गया, ये बिल्डिंग हो गई, ये नीचे हमने इनका बना दिया ग्राउंड लेवल। ओके, अब उन्होंने दिया है टावर की हाइट 50 मीटर है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। सो दिस इज 50 मीटर। ठीक है जी, आपने हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है, मतलब ये चीज़ आपने निकालनी है, इसको h ले लो। अब जो एंगल्स
उन्होंने बात की है एंगल्स को देख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, सो बिल्डिंग ये है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। सो टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर, सो ये कितने का एंगल दिया हुआ है एलिवेशन का, 30 डिग्री का। सो दिस इज 30 डिग्री। नेक्स्ट दिया है उन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, सो टॉप ऑफ द टावर यहाँ पर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, सो फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री का। सो दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। सो ये एंगल्स दिए हैं। सो टावर की हाइट भी हमने मेंशन कर दी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग h ये आपने निकालनी है। ओके, सो यहाँ पर देखो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी काम में आएंगी। पहले तो इनकी नेमिंग कर देते हैं, दिस इज ए बी सी डी। ओके, सो हमने दो ट्राइंगल्स लेनी है, ए बी सी देन डी बी सी। अब इन दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए बेस आपका देखो कॉमन है बी सी, बेस इसको आप ले लो x। ओके, सो अब आप अगर ये वाली ट्राइंगल देखोगे, ट्राइंगल बी डी सी, इसमें देखो x तो अननोन है, डी सी आपको पता है, एंड इसके लिए एंगल कौन सा है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर इस केस में क्या है, डी सी आपका परपेंडिकुलर बनेगा, 60 डिग्री एंगल के ऑपोजिट वाली ये बन रही है ना साइड, दिस इज परपेंडिकुलर, ये नीचे, दिस इज बेस। तो P अपॉन बी मतलब आप tan रेशो का यूज करोगे। ओके, सो पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे बी डी सी। सो वी विल राइट इन ट्राइंगल बी डी सी, यहाँ पर tan 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री का दिया है, ठीक है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन बी। सो यहाँ पर P क्या है डी सी अपॉन बेस क्या है बी सी। सो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू डी सी हमें दिया है 50 अपॉन बी सी को हमने x लिया है तो यहाँ पर लिख लो x। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3x इज इक्वल टू 50। सो x की वैल्यू आ गई 50 अपॉन √3। सो यहाँ पर ये जो हाइट है वो मीटर्स में दी है ना, 50 मीटर्स, तो यहाँ पर लिख दो साथ में मीटर्स। अब ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम इस ट्राइंगल में यूज़ कर लेंगे ए बी सी में। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर क्या है, अब एंगल हमें क्या दिया हुआ है 30 डिग्री का, ये वाला एंगल। सो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री के सामने ए बी, दिस इज परपेंडिकुलर, एंड नीचे बेस। सो tan 30 डिग्री होता है 1 अपॉन √3 परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस क्या है बी सी। सो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी हमने निकालना है, इसको हमने h लिया था तो मैंने h लिख दिया। बी सी हमने यहाँ पर निकाला है, बी सी क्या है x है ना, तो यहाँ पर x पुट कर दो। नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, h अपॉन x कितना है 50 अपॉन √3। सो 50 अपॉन √3। सो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h, ये √3 ऊपर चला जाएगा, 50 नीचे आ गया, ठीक है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 50 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू h, साथ में √3, साथ में ये वाला √3 ये भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 50 इक्वल्स टू √3 इंटू √3 3 आ गया, सो 3h। सो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन 3। सो 50 अपॉन 3 को हम लिख लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो h इज इक्वल टू 50 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 ज़ा 3, 2 बचे, साथ में 0 आ गया, 3 6 ज़ा 18, तो 2 बच गए। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, 16 एंड 2 अपॉन 3 इतने मीटर्स। सो ये आ गई हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. So इस तरह से आपके पास दो पोल्स हैं इक्वल हाइट के, इस तरह से दोनों, एक जो रोड है ना यहाँ पर उसके दोनों साइड्स के ऊपर इस तरह से स्टैंडिंग है, एंड जो रोड की विड्थ दी हुई है 80 मीटर, मतलब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ना पूरा डिस्टेंस
ये आपको 80 मीटर्स का दिया है। सो बेसिकली ये क्या है, दिस इज रोड। रोड 80 मीटर वाइड है, एक पोल इधर है एंड दूसरा पोल रोड की दूसरी साइड के ऊपर है। ठीक है, सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझो। एंड ये जो दोनों ही पोल्स है ना, इनकी जो हाइट है वो इक्वल है। सो अगर आप इसकी हाइट को h लोगे तो इधर दूसरे पोल की हाइट भी h ही है। ओके, क्लियर। आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब इन दोनों पोल्स के बीच में इस रोड के ऊपर कहीं पर एक पॉइंट है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लो। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। सो मतलब क्या है, इस पॉइंट से इस पोल के ऊपर एंड इस पॉइंट से इस पोल की तरफ दो बन रहे हैं एंगल्स ऑफ एलिवेशन। सो एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, दूसरा एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। सो यही चीज दी है ना उन्होंने, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम। इन दोनों पोल्स के बीच में रोड के ऊपर एक पॉइंट है। सो यहाँ पर देखो, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। सो जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। सो एक पोल के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनेगा, दूसरे पोल के लिए 30 डिग्री का रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। सो यहाँ पर आपने इन दोनों पोल्स की हाइट निकालनी है। दोनों पोल्स की हाइट तो सेम है, मतलब आपने यहाँ पर h निकालना है। एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एंड आपने इस पॉइंट से पोल्स के डिस्टेंस निकालने हैं। सो मतलब एक तो आपने ये वाला डिस्टेंस निकालना है, इस पोल का इस पॉइंट से डिस्टेंस, एंड फिर आपने इसी पॉइंट का दूसरे पोल से डिस्टेंस निकालना है। इस पोल से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है एंड इस पॉइंट से इस पोल तक का आपने डिस्टेंस निकालना है। ओके, सो दो चीज़ें आपने निकालनी है, हाइट एंड ये वाले डिस्टेंसेस। तो इनके पहले मैं नेमिंग कर देती हूँ। सो A B C D, इस पॉइंट को नेम दे दो E। सो आपने H निकालना है, देन आपने निकालना है BE ये वाला, एंड देन ED। ठीक है, अब आप BE को x ले लो, मतलब किसी एक चीज़ को आप x ले लो। सो अगर आप BE को x लोगे तो ED कितना आएगा, ED कितना आएगा, ED आएगा 80 माइनस x, 80 माइनस x। सो यहाँ पर देखो, दिस इज BD, यहाँ पर आपने पॉइंट ले लिया E। अगर आप इतने को x लोगे, ये पूरा आपके पास 80 था, तो E से लेके D तक कितना आएगा, 80 माइनस x आएगा, राइट। अगर ये पूरा आपके पास 6 है, इसमें से इतना है 2, तो ये जो बाकी का है वो कितना आएगा, 6 माइनस 2 4। ऐसे निकालते हो ना, पूरे में से जो गिवन पार्ट है उसको निकाल दो, तो जो दूसरा पार्ट अननोन है उसकी वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पर ये पूरा 80 है, 80 में से x को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बाकी का पोर्शन आ जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, सो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल्स का हम यूज़ कर लेंगे। एक बार आप ले लो ये वाली ट्रायंगल, ट्रायंगल AEB। सो इस ट्रायंगल में देखो, नीचे BE x है, AB h है। अब ये दोनों क्या हैं, दिस इज परपेंडिकुलर, AB परपेंडिकुलर है, BE बेस है। यहाँ पर आपकी tan की रेशो लग जाएगी tan 60 डिग्री। सो इसको पहले लिख लेते हैं। सो वी विल राइट इन ट्रायंगल ABE, इधर वाली 60 डिग्री वाली ट्रायंगल, इसमें क्या है, tan की रेशो लेंगे हम, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, AB अपॉन बेस क्या है, BE। सो tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल्स टू AB है h अपॉन BE को हमने लिया है x। सो √3x इज इक्वल टू h। ठीक है, सो ये हमारे पास एक चीज आ गई। अब हम इस ट्रायंगल को लेंगे, इस ट्रायंगल को DEC। सो इन ट्रायंगल DEC, इसमें क्या है, फिर से tan वाली रेशो लगेगी, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर ये वाला एंगल है ना 30 डिग्री का, अगेन सेम चीज P अपॉन B। सो tan 30 होता है 1 अपॉन √3। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, DC अपॉन बेस नीचे कितना आएगा, ED। सो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू DC क्या है, h, एंड नीचे ED कितना है, 80 माइनस x।
तो यहाँ पर आ जाएगा 80 माइनस एक्स। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू h√3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है बट इसमें हमारे पास दो अननोन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक और इक्वेशन थी जहाँ पर हमारे पास x एंड h में रिलेशन है। तो यहाँ पर क्या करो, इस इक्वेशन में हमने सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू को रखना है, या तो x को h के साथ रिप्लेस कर दो या फिर h को x के साथ रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये जो है ना, इसकी नंबरिंग कर दो एज 1। तो मैं क्या करूँगी, यूजिंग 1 h को मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में h को मैं रिप्लेस कर दूंगी √3x के साथ। ओके, आप x की वैल्यू भी निकाल कर यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो, x इज इक्वल टू h/√3। तो x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो h/√3। सो ये आपकी चॉइस है, कैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, बस मेक श्योर करना है कि यहाँ पर एक ही अननोन वैल्यू रहे, क्योंकि एक इक्वेशन से हम एक अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख लूँगी यूजिंग 1, यहाँ पर मैंने इसकी नंबरिंग कर दी ना, यहाँ पर 1। सो यूजिंग 1, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू, h को रिप्लेस कर दूंगी मैं √3x के साथ, √3x के साथ मल्टीप्लाई बाय ये वाला जो √3 है, इसको मत भूल जाना, इसको भी साथ में लिखना है। ठीक है, सो 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो √3 इंटू √3, 3 बन गया, साथ में आ गया x। सो 80 इक्वल्स टू 3x, ये वाला माइनस x इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो, ये प्लस का बन जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 4x। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80/4। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, पीछे 0 लग गया। सो x इज इक्वल टू 20 मीटर्स। ठीक है, सो यहाँ पर देखो x की वैल्यू हमने निकाल ली 20 मीटर। ठीक है जी, सो अब ये जो ED है, सो मतलब हमारे पास BE आ गया 20 मीटर। एक तो हमने यही निकालना था, दूसरी चीज़ हमने ED निकालना था। सो ED कितना है, 80 माइनस एक्स। सो ये क्या आ जाएगा, 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 60 मीटर। सो ये भी एक चीज़ हमने निकालनी थी। थर्ड चीज़ हमने क्या निकालनी थी, यहाँ पर h की वैल्यू, हाइट ऑफ द पोल। सो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन है, सो हम लिखेंगे h इज इक्वल टू √3x है। सो h इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय x कितना है, 20। सो h की वैल्यू आ गई 20 √3 मीटर्स। ठीक है, सो ये भी वैल्यू हमने निकालनी थी। h यहाँ पर क्या है, हाइट ऑफ ईच पोल। ओके, सो यहाँ पर आपने 3 चीज़ें निकालनी थी एंड तीनों ही चीज़ें हमने यहाँ पर देखो निकाल ली हैं। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। सो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में उन्होंने फिगर दे दी है, मैं आपको ये वाली फिगर भी समझाऊंगी बट हम अपनी फिगर ना अलग से खुद से भी बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको फिगर आए, आपको हो सकता है खुद से बनानी पड़े, तो समझ के हम अपनी फिगर खुद से भी बनाएंगे। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। सो आपने हाइट ऑफ द टावर निकालनी है एंड विड्थ ऑफ द कैनाल ये निकालनी है आपने। तो पहले तो देखो, एक कैनाल है, उसके बैंक के ऊपर एक वर्टिकली टावर बनाया गया है। सो इस तरह से आपके पास एक टावर बन गया। अब यहाँ पर इस तरह से कैनाल है। अब कैनाल की दूसरी साइड पर उन्होंने बोला है, सो यहाँ पर साथ के साथ इसको समझते भी जाओ। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। सो यहाँ पर इस तरह से टीवी टावर वर्टिकली स्टैंड किया हुआ है, ये कैनाल है साथ में। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, सो ये कैनाल होगी ना, तो ये अदर पॉइंट हो गया दूसरी साइड पर, राइट। ये कैनाल है ना, तो दूसरी साइड पर एक बैंक के ऊपर तो टावर है, ये बीच में कैनाल आ गई, तो दूसरी साइड पर ये पॉइंट हो गया। सो फिर से पढ़ते हैं इसको। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, सो टावर के ये ऑपोजिट साइड पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। सो इस पॉइंट से ना, कैनाल की दूसरी साइड पर जो बैंक है, यहाँ से टावर के टॉप के ऊपर एंगल बनाया गया है विच इज़
यहाँ पर दिया है 60 डिग्री। सो ये एंगल हमने ले लेना है 60 डिग्री का। दिस इज टावर एंड ये क्या है, दिस इज कैनाल। ओके, सो कैनाल की ये विड्थ है यहाँ पर। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, सो इस पॉइंट से 20 मीटर और इधर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। सो वही है, यहाँ पर फुट है ना टावर का, सो इस तरह से इसको इस तरह से स्ट्रेच कर दिया, बीच में कैनाल आ गई, ये पॉइंट था, सो पॉइंट से और 20 मीटर दूर। सो ये 20 मीटर है, सो ये पॉइंट आ गया 20 मीटर और दूर। यहाँ से क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब इस पॉइंट से टावर के टॉप के ऊपर जो एंगल बन रहा है एलिवेशन का, दैट इज 30 डिग्री, यहाँ पर दिया है। ठीक है, सो बस ये एक लाइन है जो थोड़ी सी हो सकता है समझने में थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे, शायद इसीलिए उन्होंने साथ में यहाँ पर डायग्राम दे दी है, बट ये लाइन भी अंडरस्टैंड करनी बहुत ईजी है। जैसे मैंने आपको समझाया कि बीच में ये कैनाल आ गई, जो ये क्या बन गया, ये एक बैंक बन गया कैनाल का, ये दूसरा बैंक बन गया। एक बैंक के ऊपर तो वर्टिकल टावर खड़ा है, दूसरे बैंक के ऊपर ये पॉइंट है, पॉइंट से यहाँ पर टावर के टॉप के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन उन्होंने दे रखा है 60 डिग्री का। अब इस पॉइंट से फर्दर और दूर चले जाना है हमने 20 मीटर, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आ गया यहाँ पर। ठीक है, एंड अब इस पॉइंट से टावर के टॉप के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, सो इस तरह से आपने इस डायग्राम को समझना है। फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो ये आपने हाइट टावर की जो है इसको निकालना है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। सो मैंने ये बोला था ना कि ये बीच में यहाँ पर विड्थ है ना, सो ये विड्थ जो है कैनाल की वो आपने निकालनी है। ये एक बैंक हो गया, ये दूसरा बैंक, तो बीच में ये आपकी कैनाल बन गई। सो कैनाल की आपने विड्थ निकालनी है। ओके, सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी ही फिगर बन गई है हमारी। ठीक है, सो समझ के बनाओगे तो बिल्कुल ऐसे फिगर्स बन जाएंगी। अब यहाँ पर इनको नेम दे दो। सो यहाँ पर उन्होंने पॉइंट्स के नेम दे रखे हैं ना, तो हम भी वैसे दे देंगे। ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ओके, सो ये डिस्टेंस 20 मीटर ये भी हमें दे रखा है। सो यहाँ पर भी मैं आपको मार्किंग करके बता देती हूँ। एक तो हमने बी सी निकालना है, एक हमने ए से लेके बी तक का ये जो हाइट है इसको एच ले लो। सो ये हाइट हमने निकालनी है। विड्थ को आप ले लो x, सो यहाँ पर ये x हमने निकालना है। ओके, सो दो चीज़ें हमने यहाँ पर निकालनी है। सो अब यहाँ पर भी हमने वही चीज़ करनी है, 1 बाय 1 दो ट्राइंगल्स लेंगे। दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन रही हैं, तो पहले आप ये वाली ट्राइंगल ले लो, ये वाली ट्राइंगल ABC। सो इस ट्राइंगल में क्या है, 60 डिग्री के सामने h परपेंडिकुलर हो गया, नीचे जो x है दैट इज बेस, सो tan की रेशो लग जाएगी। सो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, वी विल राइट इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। tan 60 कितना होता है, √3 इक्वल्स टू, देखो AB है परपेंडिकुलर अपॉन नीचे BC, दिस इज बेस, सो √3 इक्वल्स टू AB को हमने ले लिया है h, BC को हमने ले लिया है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3x इज इक्वल टू h। सो एक तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, इसकी नंबरिंग कर दो एज 1, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया है। सो मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। फिर हम ले लेते हैं दूसरी ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, पिंक वाली ABD। सो वी विल राइट इन ट्राइंगल ABD, यहाँ पर भी tan वाली रेशो लगेगी, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, AB अपॉन नीचे बेस क्या है, BD। ठीक है, सो tan 30 डिग्री होता है 1 अपॉन √3, AB क्या है h, BD आप कैसे बनाओगे, DC प्लस BC, सो दिस इज 20 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20 प्लस x इज इक्वल टू √3h। अब यहाँ पर भी देखो, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें दो अननोन वैल्यूज है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन है √3x इज इक्वल टू h, तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर इसमें दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। ओके, सो 20 प्लस x इक्वल्स टू √3, h को मैं रिप्लेस कर दूंगी √3x के साथ। सो आप चाहो तो यहाँ पर लिख लो यूजिंग 1।
ओके, सो 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू √3 इंटू √3 3 हो गया, सो 3x। सो 20 इज इक्वल टू 3x, इस x को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, नेगेटिव का हो गया, सो 20 इज इक्वल टू 2x। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/2, सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 मीटर्स। ठीक है जी। अब x क्या था, x को हमने लिया था यहाँ पर देखो विड्थ ऑफ कैनल BC। सो यहाँ पर हम लिख देंगे BC इज इक्वल टू विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू 10 मीटर। सो एक तो हमने यही चीज़ निकालनी थी, ये एक आंसर हो गया। दूसरी हमने हाइट निकालनी थी टावर की, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सो h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स की वैल्यू 10 पुट करी, सो दिस इज 10√3 मीटर्स। ओके, सो दोनों चीज़ें हमने निकाल दी। सो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन है, from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. So यहाँ पर हमारे पास अब दोनों ही एंगल्स इन्वॉल्व हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन भी एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन भी। सो एक इस तरह से बिल्डिंग ले लेते हैं हम 7 मीटर टॉल एंड ये ग्राउंड लेवल हो गया। इधर हम बना लेते हैं केबल टावर, इस तरह से हमने बना लिया टावर। सो ये हमें 7 मीटर टॉल दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 मीटर। अब उन्होंने क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। सो ये बिल्डिंग की टॉप आ गई, यहाँ पर बिल्डिंग की टॉप आ गई। टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। सो इसके टॉप से केबल टावर के टॉप के ऊपर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, अब आपको पता है ना एंगल ऑफ एलिवेशन किससे बनता है, हॉरिजॉन्टल लेवल से, या हॉरिजॉन्टल लाइन बोल लो इसको। सो ये वाला जो एंगल है ना, दिस इज 60 डिग्री। ठीक है जी। नाउ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब इस बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट के ऊपर सॉलिड लाइन से बना देते हैं, टावर के फुट के ऊपर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना, दैट इज 45 डिग्री। अब यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये एंगल है 45 डिग्री का, क्योंकि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जो एलिवेशन का है, वो हमेशा बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। सो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड अगर आप ऊपर को देखोगे तो लाइन ऑफ साइट इस तरह से ऊपर की तरफ आएगी, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। इसी तरह से अगर आप नीचे को देख रहे हो तो लाइन ऑफ साइट आपकी नीचे को आ जाएगी, तो फिर अगेन हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा ना, वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर की तरफ बनेगा तो एलिवेशन वाला एंगल हो गया, नीचे की तरफ बना तो डिप्रेशन का एंगल हो गया। ओके, सो कभी भी ये मिस्टेक मत करना कि इस एंगल को आप 45 डिग्री का ले लो। ओके, सो बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, बस यही मिस्टेक आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि आपने एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो भी एंगल बनता है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो बनता है लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। ऊपर की तरफ लाइन ऑफ साइट है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, लाइन ऑफ साइट अगर नीचे को है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन तो देखो हमेशा इस तरह से सीधी रहेगी, मतलब आपकी आंख के, आपकी साइड के बिल्कुल लेवल में, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, सो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। सो एंगल्स को तो यहाँ पर हमने अच्छे से समझ के मार्क कर दिया है। अब निकालना क्या है, डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरी हाइट है ना, ये आपने निकालनी है। तो पहले हम कर देते हैं इसकी नेमिंग। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं ई। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है, ये वाली लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, राइट, तो मतलब जितना ए बी है उतना ही होगा डी ई। ठीक है, समझ में आया। सो दैट मीन्स ये जो यहाँ पर इतना है ना, ये डी ई, ये भी कितना होगा 7 मीटर्स। अगर ए बी की हाइट 7 मीटर है तो डी ई की हाइट भी होगी 7 मीटर। एंड अब ऊपर इतना पोर्शन अभी अननोन है, तो इसको आप ले लो एच, यहाँ पर सी ई को ले लो एच, ई डी तो हमें पता है 7, तो टावर की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी h + 7 मीटर्स। ठीक है, क्लियर।
अब यहाँ पर हमने कौन कौन सी ट्राइंगल्स लेनी है। एक तो हमारे पास आ जाएगी ये ऊपर वाली ट्राइंगल ACE। इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया, यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री का है, राइट। तो सामने यहाँ पर H आ जाएगा CE, एंड यहाँ पर ये जो AE है, एक चीज़ और समझ लो, जितना AE है उतना ही BD होगा। ठीक है, समझ में आया ना। ये बिल्कुल उसके ऊपर है, बिल्कुल पैरेलल लाइंस है। 7 मीटर का डिस्टेंस छोड़ के ऊपर बिल्कुल इसके स्ट्रेट एंड इक्वल ये चीज़ है। तो यहाँ पर अगर आप इसको BD को X ले लोगे तो मतलब AE भी कितना आएगा, X आएगा। तो एक हम ऊपर वाली ट्राइंगल ले लेंगे, इसमें tan वाली हमारी रेशो यूज़ हो जाएगी, CE अपॉन AE इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। दूसरी ट्राइंगल हमने लेनी है यहाँ पर ये नीचे वाली, ये वाली ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD। इसमें AB हमें पता है, नीचे BD को हमने X ले लिया है, एंड उसके लिए हमें एंगल कौन सा चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए ना हमें, ये वाला एंगल। अलग कलर से दिखाती हूँ, ये एंगल। अब ये एंगल कितना आएगा बच्चों, ये एंगल आएगा जितना एंगल यहाँ पर ये दिया हुआ है 45 डिग्री का। पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब कैसे, यहाँ पर समझो, हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना कि अगर आपके पास इस तरह से दो पैरेलल लाइंस हैं एंड इस तरह से एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं एंड दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर बन रही है, दिस लाइन AE इज पैरेलल टू BD, एंड ये जो AD है, AD कैसे एक्ट कर रही है, एज अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर देखो ये एंगल बन गया एक तरफ, ये एंगल बन गया दूसरी तरफ, राइट। तो ये एंगल्स क्या हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसीलिए अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो यहाँ पर ये एंगल भी कितने का होगा, 45 डिग्री का। ओके, सो आई होप अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल EAD, एंगल EAD इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ADB दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। साथ में यहाँ पर हम लिख देंगे रीज़न। सो रीज़न में हमने लिख दिया AE इज पैरेलल टू BD एंड AD एक्स एज ट्रांसवर्सल, एंड यहाँ पर आप चाहो तो इस तरह से एंड डाल सकते हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो देयरफॉर अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने का होगा, 45 डिग्री का। ओके, अब हम एक एक करके दोनों ट्राइंगल्स की बात कर लेंगे। पहले हम ले लेते हैं ये नीचे वाली ट्राइंगल ABD, क्योंकि यहाँ पर हमें 7 मीटर ये पता है ऑलरेडी। सो इन ट्राइंगल ABD यहाँ पर tan वाली रेशो लग जाएगी, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। आप चाहो तो पहले P अपॉन B लिख लेना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan 45 डिग्री 1 होता है, AB हमारे पास 7 है, BD को हमने X ले लिया। सो X की वैल्यू आ गई 7 मीटर्स। ठीक है, सो X कितना आ गया हमारे पास, 7 मीटर्स। अब हम ऊपर वाली ट्राइंगल ले लेंगे। अब ट्राइंगल लेने से पहले हम यहाँ पर लिख भी लेंगे। सो X क्या है, BD। सो BD इज इक्वल टू 7 मीटर हो गया। सो देयरफॉर ये जो AE है ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर्स। ठीक है, क्योंकि जितना BD है उतना ही AE होगा। अब आप ऊपर वाली ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ACE। सो यहाँ पर tan 60 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है ना, यहाँ पर देखो ये वाला एंगल, ठीक है, दिस इज 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। P यहाँ पर कितना है, CE अपॉन बेस AE। सो tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल्स टू CE को हमने लिया है H अपॉन AE, X ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम 7। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3 इंटू 7 इज इक्वल टू H। सो H इज इक्वल टू 7 √3 मीटर्स। ठीक है, अब ये आपका आंसर नहीं आया है, उन्होंने आपसे पूछा था कि टावर की टोटल हाइट निकालनी है आपने। सो टोटल हाइट कितनी आएगी, सो टोटल हाइट ऑफ टावर, या सिंपली बोलो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू DC। सो ये कैसे बनेगा, CE प्लस ED करके। सो
CEH आपने निकाला 7√3 प्लस ED कितना है 7, ठीक है। सो 7 कॉमन बाहर निकाल लो, ब्रैकेट में बच जाएगा √3 + 1, ठीक है। सो इतने मीटर्स। सो ये आ गया आपका आंसर। 13th क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. सो पहले तो बना लो एक लाइट हाउस। सो इस तरह से हमने बना लिया लाइट हाउस। सो ये लाइट हाउस की टॉप है, ओके। अब यहाँ पर इस साइड पर ना, इस साइड पर ले लो कि यहाँ पर ये सी है, ठीक है। अब सी में यहाँ पर हमारे पास 2 शिप्स हैं, तो एक शिप ले लो यहाँ पर, दूसरा शिप ले लो यहाँ पर। अब ये जो टॉप है, टॉप से एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, तो पहले तो लाइट हाउस की जो हाइट है उसको लिख लो। ये आपको दी है 75 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एक यहाँ से बनेगा एक शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, फिर दूसरी शिप के लिए बन जाएगा यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। सो नीचे यहाँ पर ये जो फुट है ना, ये जो लाइट हाउस का फुट है, उसको यहाँ पर ये जो शिप्स जहाँ पर है नीचे सी में, तो यहाँ पर इनको इस तरह से मिला दो। सो ये बेसिकली क्या बन गया, हमारे पास एक ग्राउंड लेवल बन गया, ओके। अब यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशंस की बात हुई है यहाँ पर, तो इस तरह से डॉटेड लाइन के साथ हम दिखा देंगे हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो ना, यहाँ टॉप से जो है वो नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। सो देखो ये वाला जो शिप था, यहाँ पर जो शिप था, इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बना था, 30 डिग्री का। सो ये वाला एंगल 30 डिग्री का हो गया। मैंने आपको बताया था ना, प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है या एंगल ऑफ एलिवेशन, वो हमेशा बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में, ठीक है। अब डिप्रेशन का केस है तो लाइन ऑफ साइट हमारी नीचे को आएगी, अगर एलिवेशन होती तो लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ आती, तब यहाँ पर कुछ इस तरह से एंगल बन जाता, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पर जो लाइन ऑफ साइट्स है वो यहाँ पर हमारे पास नीचे की तरफ है, तो एंगल क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट्स के बीच में, ठीक है जी। सो यहाँ पर ये वाला एंगल 30 डिग्री का बन गया। एंड अब यहाँ पर ये जो दूसरा शिप है, दूसरे शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री का, ठीक है। अब उन्होंने वही बोला है, इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, तो ये दोनों शिप्स जो हैं लाइट हाउस की सेम साइड पर हैं। सो यहाँ पर है ना आपके पास लाइट हाउस, तो ये दोनों शिप्स जो हैं लाइट हाउस की एक ही साइड की तरफ है। इस चीज़ का ये मतलब हो गया एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, इसका मतलब है कि एक शिप अगर यहाँ पर है तो दूसरा बिल्कुल एग्जैक्टली उसके पीछे, मतलब स्ट्रेट लाइन में है। सो हमारे पास यहाँ पर ये एंगल्स भी आ गए एंगल ऑफ डिप्रेशन के। निकालना हमने क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब इन दोनों शिप्स के बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसको आपने निकालना है, तो इसको हम x ले लेते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पर पहले नेमिंग कर दो, बाद में यहाँ पर नीचे आपने कैसे एंगल्स लेने हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को यूज़ करके, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन में जैसे किया था ना पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही यहाँ पर करेंगे। पहले नेमिंग कर लेते हैं इसकी, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी, ओके। सो अब यहाँ पर देखो, अगर आपके पास इस तरह से 2 स्ट्रेट लाइंस हो, एक आपके पास इस तरह से ट्रांसवर्सल हो, तो दिस एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? क्योंकि ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ये आपस में होते हैं इक्वल, ओके। अब बिल्कुल इसी चीज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पर इस डायग्राम में। अब इस डायग्राम में देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल लेवल एंड ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एंड ये जो AD लाइन है, AD इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब AD एक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल के साथ, तो यहाँ पर देखो दिस इज 30 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का। सिमिलरली दूसरे केस में आपने क्या करना है, अब आप ये दोनों पैरेलल लाइंस तो सेम ही रहेंगी, ये ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, नीचे वाली BD। सेकंड केस में दिस विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल AC, तो AC
के साथ यहाँ पर देखो इस साइड पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का। रीजन सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से लिख लिया अभी। सो ये एंगल 30 डिग्री था, इसलिए ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का हो गया। ये वाला बड़ा एंगल जो है 45 डिग्री का था, तो ये एंगल भी हो गया 45 डिग्री का। ओके, तो इनकी रीजनिंग यहाँ पर हम लिख देंगे पहले एंगल्स की। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप चाहो ना तो यहाँ पर ऐसे कोई पॉइंट मार्क कर दो, इसको नेम दे दो P। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल पी ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री था। यहाँ पर लिख लो एंगल पी ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पर आप लिख देना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप चाहो तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दी थी, तो वो भी आप साथ में यहाँ पर लिख सकते हो। पहले आप लिख देना ए पी इज़ पैरेलल टू बी डी एंड ए डी एक्स एज ट्रांसवर्सल, साथ में लिख देना देयरफॉर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड ये आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए ये दोनों एंगल्स हो गए इक्वल। सिमिलरली अब दूसरा एंगल लिख लो, एंगल पी ए सी। सो यहाँ पर लिख लो एंगल पी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो रीजन सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी। सो अब हम आते हैं अपने ट्रायंगल्स के ऊपर। हमने यहाँ पर दो ट्रायंगल्स लेनी है, एक तो ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे एंड दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे ये वाली। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हम ले लेंगे। ओके, एंड इनमें देखो हमें परपेंडिकुलर लगेगा एंड नीचे हमने बेस का यूज़ करना है। तो रेशो हम कौन सी लेंगे, P अपॉन B। कौन सी रेशो आती है, tan वाली, तो tan का हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ओके, सो पहले हम ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC। ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। ठीक है जी। इन ट्रायंगल ABC इसमें tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पर AB, बेस BC। BC को एज इट इज ही लिख लो यहाँ पर। सो tan 45 डिग्री 1 होता है, AB कितना है 75 अपॉन BC आ गया। सो यहाँ से BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 75 मीटर। ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कितना आ गया, 75 मीटर। ओके, अब हम बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे, ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में। अब यहाँ पर देखो इस बड़ी वाली ट्रायंगल में ए बी परपेंडिकुलर आ जाएगा, बी डी हमारा बेस हो गया। सो ये बेस कितना आ जाएगा, 75 प्लस एक्स। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, फिर से tan लेना पड़ेगा हमें, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है ए बी, बेस नीचे है बी डी। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इक्वल्स टू ए बी। अब हमारे पास कितना है, 75 क्वेश्चन में दे रखा है। नीचे बी डी बनेगा बी सी प्लस सी डी, तो ये कितना बन जाएगा, 75 प्लस एक्स। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 75 इंटू √3 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75। सो x कितना आ जाएगा, दोनों में से 75 कॉमन बाहर निकाल लो, √3 माइनस एक्स। सो इतने मीटर्स। सो ये आ गया हमारा आंसर। हमने यही निकालना था ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। सो ये क्या है, x। सो 75√3 माइनस 1, इतने मीटर्स। सो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14th क्वेश्चन है, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. An angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to
रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने फिगर दी है, इस फिगर से भी मैं आपको समझा दूंगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं होता कि क्वेश्चन में जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएगा तो वहाँ पर आपको डायग्राम दी हो, तो डायग्राम हम अपनी खुद से भी बनाएंगे। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द ट्रेवल। सो आपने डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि बैलून ने ट्रेवल किया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लड़की खड़ी है यहाँ पर, ठीक है। अब इस लड़की ने पहले बैलून को यहाँ पर देखा, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री का। फिर वो बैलून दूर चला गया उड़ते उड़ते, ठीक है। अब वहाँ से फिर जब उसने लड़की ने देखा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फिर 30 डिग्री का बन गया। जो बैलून है उसकी जो हाइट है ग्राउंड से, अब यहाँ पर नीचे ग्राउंड लेवल है, सो यहाँ से यहाँ तक की हाइट दी हुई है 88.2 मीटर। लड़की की हाइट दी हुई है 1.2 मीटर। फाइंड आपने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, जब बैलून यहाँ से यहाँ तक मूव हो गया। ओके, अब हम बनाते हैं अपनी डायग्राम। इस क्वेश्चन को समझ के खुद से डायग्राम बनाएंगे हम। ओके जी, सो यहाँ पर ले लो कि इस तरह से लड़की खड़ी है, उसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर। सो यहाँ नीचे बना लेंगे हम ग्राउंड लेवल। सो ग्राउंड के ऊपर लड़की की हाइट दी हुई है, मार्किंग करते जाएंगे साथ में, 1.2 मीटर्स की। ओके, अब यहाँ से लड़की ने ऊपर की तरफ बैलून को देखना शुरू किया, तो मान लो बैलून पहले यहाँ पर था, सो यहाँ से लड़की ने यहाँ पर बैलून को देखा, ठीक है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ना, क्योंकि लड़की क्या है, ऊपर की तरफ देख रही है, तो यहाँ पर इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल लेवल। सो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बनेगा। सो बैलून को पहले उसने देखा था तो कितना बना था एंगल, 60 डिग्री का। फिर ये वाला जो बैलून है यहाँ से वो थोड़ा इधर को चला गया, यहाँ पर चला गया। फिर से लड़की ने सेम बैलून को देखा, सॉलिड लाइन से बनाते हैं इसको। फिर से लड़की ने देखा इस बैलून को, अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, कितने का बन गया, 30 डिग्री का, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। सो बेसिकली हमने यहाँ पर फाइंड करना है ये वाला डिस्टेंस, जब बैलून यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया तो बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमने फाइंड करना है। ओके, तो पहले तो हम यहाँ पर मार्किंग्स कर लेंगे, मार्किंग्स करके फिर हम इस क्वेश्चन को फर्दर आगे अंडरस्टैंड करेंगे। सो यहाँ पर देखो, ये वाला बैलून है, इसको नीचे इस तरह से स्ट्रेट लाइन के साथ आप ज्वाइन कर दो। ये वाला बैलून है, इसको भी नीचे इस तरह से स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर दो। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ना, इसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या है, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सो यहाँ तक हमारी फिगर कंप्लीट हो जाती है। पहले यहाँ पर कर देंगे हम नेमिंग। सो दिस इज A B C D E F, ये वाले जो पॉइंट्स हैं G H, इनकी भी नेमिंग कर दो। ओके, अब यहाँ पर देखो, C के बिल्कुल नीचे G आएगा, उसके नीचे D आ जाएगा। यहाँ पर E है, E के बिल्कुल नीचे H आएगा, H के नीचे F आ जाएगा। मतलब ये बैलून्स हैं ऊपर हवा में, स्काई में हैं दोनों बैलून्स, एंड इनके लिए बिल्कुल स्ट्रेट नीचे ग्राउंड के ऊपर कौन से पॉइंट्स बन रहे हैं, C के लिए D, E के लिए F। तो हमने निकालना क्वेश्चन में क्या था, CE निकालना था, ठीक है, कि C से E तक जब वो बैलून एयर में गया है मूव होके, तो उसने कितना डिस्टेंस मूव किया है। सो बेसिकली आपने क्या निकालना है यहाँ पर, DF बोल लो या आप बोल लो GH। ओके, सो क्लियर, मतलब ये जो डिस्टेंसेस हैं ये आपस में इक्वल हैं, क्योंकि सब कुछ स्ट्रेट लाइंस के थ्रू यहाँ पर बनाया गया है। सो जितना BD है उतना ही होगा AG, GH इज इक्वल टू DF इज इक्वल टू CE, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, अगर AB हमारा 1.2 मीटर है तो GD भी 1.2 मीटर आएगा, एंड HF ये भी आएगा 1.2 मीटर। हमें यहाँ पर ग्राउंड से, सो ग्राउंड यहाँ पर है सबसे नीचे वाली ये वाली लाइन, दिस इज ग्राउंड लेवल। सो बैलून की हमें ग्राउंड से जो हाइट है वो दी हुई है ना, 88.2 मीटर्स। सो E से लेके F तक हमें दिया हुआ है डिस्टेंस 88.2 मीटर। उसमें से HF कितना आएगा, HF आएगा 1.2 मीटर्स, राइट, क्योंकि जितना AB है, जितनी मतलब उस लड़की की
हाइट है दैट इज़ 1.2 मीटर। तो यहाँ से आप EH निकाल सकते हो ना। EH कितना आएगा, 88.2 मीटर में से 1.2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हम अपनी ट्राइंगल्स का यूज़ कर पाएंगे। एक तो आपके पास ये ट्राइंगल बन जाएगी, राइट। तो इसमें EH की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, दूसरा बचा AH, तो उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं tan का यूज़ करके। फिर आपके पास आएगी ये वाली छोटी ट्रायंगल, ठीक है। सो उसमें भी CG कितना आएगा, जितना आपने EH निकाला है, ठीक है। एंड यहाँ से फिर आप AG की कुछ वैल्यू आ जाएगी tan 60 का यूज़ करके, ओके। सो पहले इतना करते हैं, फिर साइड बाय साइड फिर जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि हमारे पास आंसर कैसे आएगा। आंसर में आपने क्या निकालना है, आंसर में हमने निकालना है इसको DF को, मतलब हमने GH निकालना है, मतलब हमने CE निकालना है। तो जब हम ये वाली ट्राइंगल्स लेंगे ना EAH देन ACG, तो हम यहाँ से GH निकाल लेंगे, उतना ही होगा हमारा CE, ठीक है जी, क्लियर। सो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे EF हमें दिया हुआ है 88.2 मीटर्स एंड HF कितना होगा, जितना हमें AB दिया है लड़की की हाइट 1.2 मीटर। सो यहाँ से हम EH निकाल लेंगे, EH विल बी EF माइनस HF। तो ये कितना आ जाएगा 88.2 माइनस 1.2। सो 88.2 में से 1.2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 1 7, यहाँ पर 8 आ गया। सो दिस इज 87। सो यहाँ पर ये जो EH है दिस इज 87 मीटर्स, ओके। सो अब हम ट्रायंगल्स ले लेंगे। इन ट्रायंगल पहले हम ले लेते हैं ये वाली ट्रायंगल ACG, छोटी वाली ट्रायंगल ले लेते हैं ACG। सो इसमें क्या है, tan 60 डिग्री आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर एंगल हमें 60 डिग्री का दिया है, ठीक है। सो tan 60 डिग्री लेंगे ताकि हमारा परपेंडिकुलर एंड बेस ये दोनों यूज़ में आ जाएंगे। सो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आएगा CG, ये वाली साइड, ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड। सो CG अपॉन बेस कितना है AG, ठीक है। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अब CG कितना आएगा, जितना हमारा EH है। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे 87 अपॉन AG, ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लो CG इज इक्वल टू EH, ठीक है। सो यहाँ से AG की वैल्यू क्या आ जाएगी 87 अपॉन √3, साथ में मीटर्स, ठीक है जी। अब हम ले लेंगे ट्रायंगल AEH। सो इन ट्रायंगल AEH इसमें क्या है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू P अपॉन B। सो परपेंडिकुलर यहाँ पर आएगा EH अपॉन बेस यहाँ पर क्या आएगा AH। सो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। EH कितना है 87 अपॉन, देखो AH अब कैसे बनेगा, AH बनेगा AG प्लस GH करके। सो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन AG हमने निकाला है 87 अपॉन √3। सो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 87 अपॉन √3 प्लस GH, हमने यहाँ पर DF को x लिया था, मतलब GH भी कितना है x। सो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे x, ओके। अब यहाँ पर देखो ये पूरी इक्वेशन है, इसमें सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू है x, तो इसको तो हम निकाल सकते हैं। तो बस इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे हम। 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87, नीचे देखो यहाँ पर एलसीएम √3 आ जाएगा, ऊपर आएगा 87 प्लस x √3। सो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन नीचे 87 प्लस √3x। एंड ये वाला जो √3 है नीचे वाला, ये कहाँ पर जाएगा, मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87 √3
नीचे 87 प्लस √3x। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 87 प्लस √3x इज इक्वल टू 87 √3 मल्टीप्लाई बाय √3। ये वाला √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 87 प्लस √3x इज इक्वल टू 87 इंटू √3 ये 3 हो गया। ठीक है, सो √3x इज इक्वल टू 87 इंटू 3। ये वाला जो 87 है इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना है। सो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में डाल दो, -87 हो गया। सो √3x इज इक्वल टू, अब दोनों में देखो 87 कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो। सो यहाँ से 3 बचा माइनस यहाँ से 1 बचा। सो √3x इज इक्वल टू 87 इंटू 3 माइनस 1 2 आ गया। सो x इक्वल्स टू 87 इंटू 2 अपॉन √3। अब देखो डिनोमिनेटर में तो हम √3 को छोड़ते नहीं है, तो हम ऊपर नीचे √3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको रैशनलाइज कर देंगे। सो 87 इंटू 2 इंटू √3, नीचे √3 इंटू √3 ये 3 आ गया। नाउ 8 प्लस 7 15, 3 के साथ डिविजिबल है तो इसको कट कर दो। 3 1 ज़ा 3, ऊपर 3 2 ज़ा 6, 2 बचे साथ में 7 27, 3 9 ज़ा 27। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 29 इंटू 2 इंटू √3। सो x इज इक्वल टू 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। सो 58 √3 मीटर्स। सो x इज इक्वल टू 58 √3 आ गया। एंड यही चीज़ तो हमने निकालनी थी यहाँ पर कि दोनों बैलून्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, यही चीज़ निकालनी थी ना हमने यहाँ पर, तो ये चीज़ हमने निकाल ली है। ये चीज़ यहाँ पर फाइंड करनी थी, बेसिकली ये फाइंड करना था हमने। ओके, सो आंसर हमारा आ चुका है। सो आंसर क्या है, 58 √3। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. So साथ के साथ इस फिगर को बनाते जाते हैं। So यहाँ पर एक टावर है, इस तरह से एक टावर है। नीचे यहाँ पर क्या है, एक हाईवे है ग्राउंड लेवल के ऊपर। तो इस तरह से हम ग्राउंड लेवल बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हाईवे के ऊपर कार है एक। सो पहले कार यहाँ पर थी, तो तब टॉप पर जो एक आदमी खड़ा है, एक बंदा खड़ा है, वो इस कार को देख रहा है। तो पहले उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पॉइंट के ऊपर बना। देखो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करनी है तो हमने इस तरह से हॉरिजॉन्टल लेवल भी बनाना है। ठीक है, सो इस पॉइंट के ऊपर जब वो कार थी तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 30 डिग्री का। फिर क्या हुआ, 6 सेकेंड्स लेटर। 6 सेकेंड्स लेटर क्या है, वो जो गाड़ी है वो इस टावर के फुट की तरफ, मतलब थोड़ा सा वो इधर तक आ गई होगी, तो इस पॉइंट के ऊपर वो पहुंच गई है 6 सेकेंड्स के बाद। अब उस आदमी ने जब इस कार को देखा तो उसका अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, मैं सॉलिड लाइन के साथ शो करती हूँ इसको। अब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री का। सो ये वाला एंगल कितने का बना, 60 डिग्री का। ठीक है, फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। सो आपने क्या फाइंड करना है कि कार अब इस पॉइंट तक तो पहुंच चुकी है, अब आगे वो कितना टाइम लेगी जब वो कार जो है इस टावर के फुट तक पहुंच जाएगी। ठीक है, सो यहाँ तक का आपने टाइम निकालना है। यहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने दिया है कि 6 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक लगते हैं उसको 6 सेकेंड्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए। ठीक है जी, समझ में आया। सो यहाँ पर हमें ना डिस्टेंसेस नहीं दिए हुए, टाइम की फॉर्म में बात की है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गाड़ी आई है 6 सेकेंड्स में। अब आगे आपने बताना है कि इस पॉइंट से वो यहाँ तक टावर के फुट तक कितने टाइम में वो पहुँचेगी। ठीक है, टावर की हाइट भी हमें ऐसे कुछ नहीं दिया हुआ। सो पॉइंट्स पहले तो मार्क कर लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सी पॉइंट को यहाँ नीचे लिख लेते हैं, दिस इज डी। ठीक है,
अब अगेन जो चीज़ हम पहले भी करते आए हैं, ये जो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये जो यहाँ पर इतना एंगल है तो AD विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये वाला एंगल ये भी कितने का बन जाएगा, 30 डिग्री का। सिमिलरली यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री का है, तो ये जो AC है दिस विल एक्ट एज ट्रांसवर्सल, सो ये एंगल कितने का बन जाएगा, 60 डिग्री का, ठीक है। क्लियर। एक बार AD बनेगी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली जो है ये BD के पैरेलल है, ठीक है। सो जब AD एक्ट करेगी एज अ ट्रांसवर्सल तो 30 डिग्री का एंगल एंड ये वाला एंगल ये बन जाएंगे आपस में इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर सेकेंड टाइम में क्या होगा, सेकेंड केस में ये वाली जो AC है दिस विल एक्ट एज ट्रांसवर्सल, सो ये 60 डिग्री का एंगल एंड ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है जी। सो आप चाहो तो यहाँ कहीं पर आप पॉइंट इस तरह से P मार्क कर लो। सो यहाँ पर आप लिख लोगे एंगल PAD इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो देयरफॉर एंगल ADB इज इक्वल टू 30 डिग्री, alternate interior angles. Similarly, angle PAC is equal to 60 degree. So therefore angle ACB is equal to 60 degree. Reason same, alternate interior angles. ठीक है। सो अब हम बात करते हैं अपनी ट्रायंगल्स की। तो यहाँ पर भी हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, ट्रायंगल ABC देन ट्रायंगल ADB। एक हमने लेनी है ये वाली ट्रायंगल, फिर उसके बाद हमने लेनी है ये वाली ट्रायंगल। सो पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। अब इसमें क्या है, tan ही ले लेंगे हम। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, नीचे बेस, क्योंकि यही दोनों चीज़ें हमें यूज़ में आएंगी। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो AB अपॉन BC आ जाएगा। अब देखो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC, ठीक है। सो यहाँ से आप AB की वैल्यू निकाल लो, AB इज इक्वल टू BC √3, या इसको ऐसे लिख लो AB इज इक्वल टू √3 BC, क्योंकि AB हमें जो बड़ी वाली ट्रायंगल हम लेंगे ABD उसमें भी यूज़ में आएगा ना, तो इसलिए मैंने AB की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। अब दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे हम इन ट्रायंगल ABD, ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है, इसमें tan 30 डिग्री अगेन P अपॉन B होता है ये, सो दिस इज AB अपॉन BD। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू AB की वैल्यू हमने निकाली है √3 BC अपॉन ये जो BD है, BD कैसे बनेगा, BC प्लस CD करके, ठीक है जी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, BC प्लस CD इज इक्वल टू √3 BC मल्टीप्लाई बाय √3। सो BC प्लस CD इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 आ गया, सो 3 BC बन गया ये। सो यहाँ से CD इज इक्वल टू 3 BC, इस BC को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दो, ये बन जाएगा नेगेटिव BC। सो CD इज इक्वल टू 2 BC आ गया, ओके। या यहाँ से आप एक तो ये चीज़ देख लो, यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो ना कि BC कितना आ जाएगा, CD अपॉन 2, ओके। सो ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, CD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC, एंड इसी चीज़ को आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि BC कितना हो जाएगा, CD का हाफ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना हमें उन्होंने ये नहीं बोला कि डिस्टेंसेस निकालो, उन्होंने बोला है कि भाई टाइम बताओ कि कितने टाइम में वो C से B तक पहुँच जाएगा। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास है BD। अब उन्होंने क्या बोला है, थोड़ा सा इसको इधर करती हूँ। सो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि CD BC का डबल है। सो CD मतलब यहाँ पर देखो, ये जो CD है, CD एक्चुअल में BC का डबल है। सो यहाँ पर दिखने में लग रहा है ना कि CD छोटा है, बट हमने तो जस्ट ऐसे ही रैंडम फिगर बनाई है ना। सो प्रॉपरली मतलब क्या है कि C पॉइंट ना कुछ यहाँ पर होगा, C पॉइंट कुछ यहाँ पर होगा,
मतलब अब ये जो सी डी है, सी डी बी सी का डबल है। अगर बी सी आप x लोगे तो सी डी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप इसको समझो। ठीक है, सो अब देखो, अब उन्होंने बोला था कि ये जो सी डी है, सी डी के लिए कितना टाइम लग रहा था, 6 सेकेंड्स। मतलब जब गाड़ी सी से डी तक का डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसको 6 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, अब ये जो बी सी है, बी सी बेसिकली क्या है, सी डी का हाफ है यहाँ पर देखो। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस आधा ट्रेवल करना है तो आधे डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टाइम भी तो आधा लगेगा ना। अगर 2x के लिए 6 सेकेंड टाइम लग रहा है तो x के लिए कितना लगेगा, 6/2 मतलब 3 सेकेंड लगेंगे उसको। ठीक है, सो इस चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हो कि 8 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमें लगे हैं 4 आवर्स। ओके, अब 8 किलोमीटर का हाफ, यहाँ पर 8 को आप यहाँ इस चीज़ से रिलेट करो सी डी के साथ। सो सी डी कितना है यहाँ पर 8 किलोमीटर्स। बी सी क्या है, बी सी है सी डी का हाफ, 2x का हाफ कितना हो गया x, तो 8 किलोमीटर्स का हाफ कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर्स। राइट, तो यहाँ पर ये जो 4 घंटे हैं, अगर यूनिटरी मेथड से भी जाओगे तो 4 किलोमीटर्स के लिए टाइम आप कैसे निकालोगे, 4/8 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 4 2 ज़ा 8, सो 2 2 ज़ा 4, सो 2 आवर्स लग जाएंगे। सो बेसिकली 8 किलोमीटर के लिए 4 आवर्स लगे, 8 का जब हाफ कर दिया आपने 4 किलोमीटर का, तो यहाँ पर जो टाइम है वो भी हाफ हो जाएगा। यहाँ पर 4 घंटे लगे थे, अब लगेंगे 2 आवर्स। ठीक है, क्लियर। सो इसी तरह से इसी लॉजिक का यूज़ करके मैंने बोला कि अगर सी से डी तक का जो डिस्टेंस है वो 6 सेकेंड्स में कवर हो रहा है, तो बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो सी डी डिस्टेंस का हाफ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 6 सेकेंड्स लग रहे थे तो यहाँ पर हाफ डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, हाफ टाइम लगेगा, मतलब 3 सेकेंड्स लगेंगे। ओके, सो यहाँ पर इसी चीज़ को आप ना लॉजिकल वे में यहाँ पर एक्सप्लेन करके अपना आंसर लिख सकते हो। आप लिख देना कि जो डिस्टेंस है सी डी इज डबल द डिस्टेंस ऑफ बी सी, सो देयरफॉर if time taken to cover the distance from D to C is equal to 6 seconds, then time taken to cover the distance from C to B is equal to 6/2 3 seconds, क्योंकि क्या है, डिस्टेंस हमारा हाफ है अब। ओके, अगर आपने जाना है कि भाई नहीं मुझे प्रॉपर कैलकुलेशन करके फॉर्मूलाज का यूज़ करके इस क्वेश्चन को करना है, तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सो वो क्या होता है, स्पीड होती है इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सो ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म स्पीड मानकर हमने इस क्वेश्चन को करना है। सो ये कैसे होगा, सो यहाँ पर सी से लेके डी तक का जब डिस्टेंस था, स्पीड को ले लो s। सो जब डिस्टेंस बिटवीन सी टू डी था तो ये डिस्टेंस आ गया सी डी, अपॉन टाइम कितना है यहाँ पर 6 सेकेंड्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने सी डी के लिए डिस्टेंस टाइम स्पीड ये फॉर्मूला लगा दिया। सो यहाँ से हमने स्पीड निकाली, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है सी डी, अपॉन में टाइम, क्योंकि सी डी डिस्टेंस कवर करने के लिए 6 सेकेंड्स लग रहे हैं, आपको क्वेश्चन में दिया है। सो सी डी अपॉन 6, तो ये स्पीड के लिए एक रिलेशन आ गया, इसको ले लो एज नंबर 1। अब आप बी सी के लिए निकाल लो, अगेन स्पीड को ऐसे ले लो, इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पर अब आपके पास डिस्टेंस है, अपॉन टाइम, टाइम तो आपने निकालना है तो इसको ले लो टी। ठीक है, सो ये आपके पास दूसरा रिलेशन आ गया, इसको ले लो 2। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, तो यूनिफॉर्म स्पीड लेके ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों स्पीड्स को आप इक्वेट कर दो। सो ये क्या बन जाएगा आपके पास, सी डी अपॉन 6 इज इक्वल टू बी सी अपॉन टी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने रिलेशन भी निकाला हुआ है ना, बी सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन 2, तो इसको पुट कर दो। सी डी अपॉन 6 इज इक्वल टू बी सी क्या है हमारे पास, सी डी अपॉन 2 अपॉन में टी, तो इसको यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर लो। सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सी डी अपॉन 6 इज इक्वल टू सी डी अपॉन 2, एंड ये जो नीचे वाला ये बेसिकली क्या है, टी अपॉन 1, तो इसको जब हम इस तरह से लिखेंगे सो दिस विल बी 1 अपॉन टी, रिवर्स हो जाता है ना ये। सो सी डी अपॉन 6 इज इक्वल टू सी डी अपॉन 2 टी,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2t मल्टीप्लाई बाय सी डी इज इक्वल टू 6 इंटू सी डी। अब यहाँ पर देखो दोनों तरफ ये जो सी डी है ये कट जाएगा, सो t कितना आ जाएगा 6/2 कट के आ जाएगा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, सो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि लॉजिकल रीजनिंग देके आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। ओके, बट रीजनिंग आपने लिखनी है प्रॉपरली। ये डायग्राम ही इटसेल्फ बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर देती है कि C से D तक डबल डिस्टेंस है 2x, BC उसका हाफ है x। तो अगर 2x के लिए डबल डिस्टेंस के लिए 6 सेकंड लगेंगे तो हाफ डिस्टेंस के लिए कितने लगेंगे 3 सेकंड्स। तो कोशिश करो अगर आप इस तरह से ये डायग्राम बना दो तो बहुत अच्छे से उनको वैसे ही क्लियर हो जाएगा इस डायग्राम से। एंड साथ में फिर आप अपनी स्टेटमेंट बना के लिख देना कि डबल डिस्टेंस के लिए 6 सेकंड्स लगेंगे तो हाफ डिस्टेंस के लिए कितने लगेंगे 3 सेकंड्स। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई नो कि लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट जैसे मैंने आपको समझाया है बहुत ही सिंपल। सो आपने प्रॉपर रीजनिंग लिख देनी है एंड क्वेश्चन करने में तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को किया था। ओके, सो आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करो एंड कॉमेंट भी कर दिया करो। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।